नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आरक्षण एक बर्निंग टॉपिक रहा इस देश में हमेशा। उस आरक्षण को जब छुआ गया है, जब बढ़ाया गया है, तो पक्ष और विपक्ष हमेशा दोनों खड़े हुए हैं। कभी किसी मुद्दे से कोई आहत होता है, कभी किसी मुद्दे से कोई आहत होता है। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में एक बिल पास करके 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को देने की बात सरकार ने की और राज्यसभा में भी पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और लागू हो गया। 40 याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया कि ये जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुकूल नहीं है, जो सामाजिक आरक्षण का दायरा है उसके अनुकूल नहीं है और इसको सुना जाए और इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की अदालत को ये निर्णय सौंप दिया और आज जो निर्णय आया है तो 3 जज ने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था वो सही है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि सीजेआई यूयू ललित साहब और भट्ट साहब 2 लोग इससे असहमत थे, लेकिन निर्णय 3 के साथ गया और ये कानून बन गया और ये भारत में लागू हो गया। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। प्रशांत सिंह अटल जी हैं जो अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, और चंद्रभूषण पांडे जी हैं जो रिटायर्ड जस्टिस हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे कि ये जो कानूनी बहस होती है, जिस तरीके से कानूनी दायरों में क्या जो सरकार निर्णय करती है उसको ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं। चंद्रभूषण साहब, एक बात हमारे दर्शक को समझाओ कि जब सरकार कोई कानून बनाती है तो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई सहमति है कि कार्यपालिका काम करेगी, उसको एक हद तक जाके नहीं रोकेंगे, या उसका परिणाम दिखता है कि 3 जज का निर्णय आया है? नहीं, कोई सहमति कार्यपालिका में न्यायपालिका में सहमति होती है, ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट कानून बनाती है वो लोगों के जन आकांक्षाओं के अनुसार, और ये जन आकांक्षा ये होती है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं और सरकार से आकांक्षाएं होती हैं। तो ये रिजर्वेशन का जो मामला है आरक्षण का, एसटी और ओबीसी का, ये तो मिलाई हुआ है, लेकिन ये बहुत दिनों से एक मांग थी जो कि सवर्ण मत कहिए या सवर्ण ही कहिए, सवर्ण जातियों का, कि उसमें जो गरीब लोग हैं उन लोगों का क्या दोष है, वो कि ऊंची जात में क्या पैदा हो गए और उनसे भी गरीब हैं जो कि एसटी और ओबीसी में है, उनसे निहायत गरीब हैं, तो क्या उनको कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए नौकरी में या स्कूलों के एडमिशन में? जैसे एडमिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन अब बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। बिल्कुल। तो क्या उनमें उन लोग गरीबी के नाते क्या उनको अवसर नहीं है कि उनको रिजर्वेशन मिले? तो ये मामला बहुत दिन से चल रहा था। तो इसी को उन्होंने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन देने की व्यवस्था है कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट को तो अपने जात के नाम पर उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो अदरवाइज बैकवर्ड है, बैकवर्ड मान लीजिए रीजनल बैकवर्डनेस है, गरीबी के नाते है, चाहे अन्य परिस्थितियों के नाते, बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके नाते वो बैकवर्ड है, लेकिन चूंकि उनको मान लिया गया है कि कुछ जातियों को कि बैकवर्ड कैटेगरी मानते हैं, तो वो एक तरह से जाति का आरक्षण वो भी हो गए। तो ओबीसी का आरक्षण उसको ऑलरेडी पहले था, तो संविधान में 103 संशोधन किया गया, उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी हम रखेंगे। अब लेकिन उसमें कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हम उनको नहीं रखेंगे जो ओबीसी में है या शेड्यूल कास्ट में। अब यहीं से विवाद शुरू हो गया। ये भी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या ओबीसी के लोग कहते हैं कि हम अगर इकोनॉमिकली वीक हैं तो आप क्यों हमको बाहर क्यों कर रहे हैं, हमको भी उसी में रखिए। तो उन लोगों का ये बहुत बड़ा आपत्ति है। तो ये आपत्ति उन्होंने कहा था कि और अगर आपने जो किया है वो गलत इसलिए किया है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इकोनॉमिक आधार पर आप कोई रिजर्वेशन कर सकते हैं, केवल आप अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। अब तो हो गई, अब चूंकि 103 में कर दिया। ये 103 में अनुच्छेद 103 वो अमेंडमेंट 103 में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इन्होंने अमेंडमेंट करके कह दिया कि अदर ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होगा। तो इसी को चैलेंज था, तो इसी को इन्होंने अपहेड कर दिया कि नहीं वो ठीक अमेंडमेंट है, और उसके अब राज्यों का अधिकार हो गया कि अपने अपने राज्य में, और केंद्र सरकार को अधिकार हो गया कि इनको अपना बैकवर्ड वो करी आ रही थी, अब उनको पूरा तरह से अधिकार मिल गया कि इनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% जनरल कोटे में आप उनको रिजर्वेशन आरक्षण दे सकते हैं।
अटल जी, क्या लगता है कि सरकार की जो मंशा थी सुप्रीम कोर्ट की, उस पर मुहर लग गई है? जो तमाम दावे और वादे, विपरीत परिस्थितियां, उनसे निकल गया है ये बिल अब? नहीं, ये ठीक कह रहे हैं कि जो सरकार ने अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 15 में प्रोविजन 6 और 16(6), तो दोनों पर आज के जजमेंट से निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है, इसको कहा जा सकता है। क्योंकि जैसा सरकार की जो मंशा थी वही बहुमत का जजमेंट आया है, 3 और 2 के बहुमत से जो आज जजमेंट आया। तो क्या लगता है कि जो बातें याचिकाओं में कही गई थी, या कुछ राजनीतिक दल भी थे उसमें, तो वो सारी बातें गौड़ हो गई आज के बाद, और आज के बाद एक कानून हो गया? नहीं, कानून तो हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब संवैधानिक पीठ जो लार्जर बेंच थी उसमें बहुमत के आधार पर जो निर्णय हो गया, तो निश्चित रूप से जो संविधान जो अमेंडमेंट था 130 अमेंडमेंट जो किया गया था, उस पर मुहर लग गई है। और जहां तक कि आज के जजमेंट के बारे में कहें तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम है। एक नई बहस शुरू हो गई है और इस जजमेंट से निश्चित रूप से इसका आगे बहुत दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और एक जगह ऑब्जर्वेशन ये भी आया है 399 पन्ने के जजमेंट में, जो अलग अलग लोगों ने लिखा है, जस्टिस त्रिवेदी ने, कि जो जातिगत आधार पर आरक्षण है, तो ये कितने समय तक चल सकता है, इस पर भी एक डिबेट शुरू हो जाएगी, मुझको लगता है, नए ढंग से। पांडे साहब, ये बात जो प्रशांत जी कह रहे हैं, मैंने भी पढ़ा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा है कि ये ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो एक बहस और शुरू हुई क्या यहाँ से? बहस होना चाहिए, ये इसमें आया है, एक जज ने कम से कम साहस किया है इस पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए। अन्यथा आप जानते हैं कि आरक्षण के मामले में सब लोग बच के चलते हैं, खास करके कास्ट आरक्षण के मामले में। देखिए, अब समय बदल गया है। आज 75 साल में आप देखें, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकारी हैं, बहुत सारे खुल गए, प्राइवेट लेवल बहुत खुल गए। तो अब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं है, किसी जात को, ये तो कोई नहीं मानेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी अब हर जात के लोगों को, चाहे अब ये जात के आधार पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किल के आधार पर है। आपके अंदर स्किल है तो कोई जात नहीं पूछता है, और जातियों को एम्प्लॉयमेंट भी खूब मिल रहा है। सरकार नहीं दे पा रही तो प्राइवेट में बहुत मिल रहा है। तो अब बदलाव बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए अब ये कहना कि अब इनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए किसी खास जात को, या ये स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए किसी पर्टिकुलर जात को, अगर चाहिए किसी को तो उनको चाहिए जो कि वास्तव में गरीब हैं, जो कि स्कूलों की फीस नहीं दे सकते हैं, जिनके पास पढ़ने के जाने की व्यवस्था नहीं है, जो अन्य कारणों से वो उनके पास कोई दुर्घटना हो गई, किसी तरह से वो गरीबी में चले गए, उनको चाहिए। न कि अब कास्ट के बेसिस पर आरक्षण चाहिए। लेकिन मेरा ही माना, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अभी कुछ दिन तक चलना चाहिए। लेकिन जैसे शेड्यूल कास्ट है उसमें भी सिर्फ ईडब्ल्यूएस का कोटा करिए, बैकवर्ड है उसमें भी ईडब्ल्यूएस का कोटा करिए, और जनरल में भी ईडब्ल्यूएस, जरूरतमंद है उनको। हाँ, अब कास्ट वाला खत्म करिए। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि हर क्लास से, शेड्यूल कास्ट से लोग बाहर हो जाएंगे, अब बैकवर्ड से बाहर हो जाएंगे, सब आगे जनरल में जाएंगे। तो ये भारत जनरलों का देश है ना, कोई जातियों का देश थोड़ी नहीं, सब जनरल हो जाएंगे। अब जनरल क्लास क्या हो जाएगा, उसमें अगड़े पिछड़े दलित कोई भेद नहीं रह जाएगा, सभी जनरल क्लास हो जाएंगे। अभी क्या है कि जैसे आप कहते हैं जनरल क्लास, तो अगड़ों की क्लास हो गया। तो ये समाज, इससे समाज में आपस में जब ईडब्ल्यूएस के सब जगह लागू हो तो ये लागू हो जाएगा, सब जनरल में आएंगे। तो ये हम भारत को ऐसा ही बनना भी है आगे चल के। तो इसलिए सरकारों को भी इसमें बहस कराना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए कि हमको वोट के नाते शेड्यूल कास्ट नाराज हो जाएगा और बैकवर्ड नाराज होगा। आखिर में होता क्या है कि सारे एमपी एमएलए तो बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर गरीबों को, हम एसटी के गरीबों को मिलने लगेगा तो मेरा कोटा तो चला जाएगा। उसी तरह बैकवर्ड के दादा लोग हैं, बहुत धनी भनी, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, क्या क्या बन गए। तो उसमें वो सोचते हैं कि अगर इनको मिल जाएगा गरीबों को, इसमें हम बाहर जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो जबकि ये उनका भ्रम है। अभी जो कोटा निकल रहा है, बैकवर्ड क्लास के लोग जो है जनरल क्लास में 90-95% का उनका कट ऑफ जा रहा है। हाँ, तो उनको डरना नहीं चाहिए, शेड्यूल कास्ट को डरना चाहिए, बैकवर्ड को, बल्कि उनमें प्रतिभा और आगे बढ़ेंगी। हालांकि बड़ा सेंसिटिव इशू है पांडे जी, चाहे जो बात कह रहे हो, राजनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव इशू है, कोई राजनीतिक दल इसको छूना नहीं चाहता है। प्रशांत जी, जो गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की बात अब एक तरीके से लागू हो गई है,
तो क्या लगता है कि जो तमाम ऐसे वर्ग हैं जो बहुत गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में संकट है, जिसकी बात पांडे जी कह रहे थे कि तमाम दूसरी जातियों से गरीब हैं, तो उनको क्या फायदा आपको मिलता दिख रहा है इस निर्णय के बाद? देखिए, अब मुझको लगता है कि इस निर्णय के बाद एक आवाज दलितों के अंदर जो गरीब लोग हैं और जो पिछड़ों के अंदर भी गरीब लोग हैं उनको आएगा कि जो हमारा रिजर्वेशन का फरमा है कि जैसे मान लिया 27% अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है, तो उसमें जो गरीब लोग हैं उनको आरक्षित करिए, गरीबों को इसका लाभ दीजिए। कलेक्टर के बेटे को आरक्षण न मिलके जो गांव में रह रहे हैं, जो जिनको अवसर समान नहीं मिला है, अनइक्वल जो लोग हैं उन्हीं को इक्वल करने के लिए आरक्षण है। आरक्षण हमारी सामाजिक आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरक्षण किन लोगों को चाहिए, ये डिबेट उसी जातियों में शुरू हो जाएगी। इसको खत्म करने से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। लेकिन जो 50% का है, तो 50% के कोटे में लोग कहेंगे कि इसकी आवश्यकता हमको है, आपको नहीं है, जो लोग अरबपति खरबपति हो गए। बिल्कुल, ये बात, ये नई बहस शुरू हो सकती है, जिसकी बात प्रशांत जी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण संविधान के मूल ढांचे की समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। जो ये कानून है, ये मूल ढांचा समानता का अधिकार क्या है पांडे जी, और कैसे उल्लंघन नहीं करता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सोशल जस्टिस के लिए आरक्षण आप कर सकते हैं। सोशली जो लोग कमजोर तबके के लोग हैं, ये उनका कहना है कि ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये बेसिक स्ट्रक्चर ये है हमारा कि हम इक्वलिटी को मेंटेन करना चाहिए, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत है। तो उनका कहना है जैसे इक्वलिटी के बेसिस पर, जैसे मान के उनका कहना है कि इक्वलिटी अगर इसको संविधान में अगर इससे जो आप आरक्षण दे रहे हैं EWS से, इससे हमारा इक्वलिटी डिस्टर्ब होता है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर हमारा संविधान का आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि गरीब अगर है तो वो हर जात में है, दलितों में भी है, बैकवर्डों में भी है, सबवर्डों में भी है। तो वो 10% कोटे में आप सबको दीजिए। आपने इस 10% कोटे में बैकवर्ड क्यों बाहर कर दिया है और दूसरा उनको क्यों बाहर कर दिया है, शेड्यूल कास्ट को? तो इस तरह इसका इक्वलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर दिया। तो ये उनका आर्गुमेंट है। लेकिन संविधान ये पीठ ने कहा कि नहीं, क्लास में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपको कोई नुकसान तो ही हो रहा है। आपके अपने कोटे में आपको रिजर्वेशन फुल मिल रहा है, मान लीजिए ST को पूरा का पूरा मिल रहा है, बैकवर्ड को अपने कोटे में पूरा का पूरा मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा था, तो इनको आपको तो मिल ही रहा ना, इनके में तो कुछ ही को नहीं मिल रहा था। तो अगर इनमें इकोनॉमिकल ग्राउंड पर अगर बहुत गरीब हैं उनको हम दे रहे हैं, तो ये हम सोशल जस्टिस को ही इनहैंस कर रहे हैं, जो गरीबों को भी। तो एक तरह एक बात। दूसरा आर्गुमेंट ये था कि साहब आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है, तो एक नया चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि संविधान की बेसिक स्थिति के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वीकर सेक्शन, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम वीकर सेक्शन को ये जो इकोनॉमिक आर्थिक कमजोरी के नाते उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए स्पेशल कानून बनाया जा सकता है, तो उसी का हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, इक्वलिटी के सिद्धांत उसको नहीं तोड़ रहे हैं, जो मूल ढांचा है उसको हमने नहीं, उससे कोई प्रभावित नहीं। देखिए, इसके आगे लड़ाई की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जब सरकार ने इस अमेंडमेंट को जनवरी 2019 में ले आए, तो उनकी मंशा यही थी जो सवर्ण हैं और जिनको इक्वल अवसर नहीं मिला है उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए अवसर दिया जाए। इसीलिए 10% आरक्षण जो सरकार की योजना थी या जो सरकार की मंशा थी वो ये थी कि 10% आरक्षण उनको दिया जाए जो सवर्णों में गरीब हैं, जिनको अवसर नहीं मिला ठीक से आगे बढ़ने का, तो उनको भी अवसर मिले और वो इकोनॉमिकली भी मतलब आर्थिक रूप से भी बराबर स्तर पे आ सके। उसको अब जस्टिस त्रिवेदी की बात से हम सहमत हैं और जो आज का वर्डिक्ट है उससे भी कि उसी दिशा में उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया कि जो दलितों में या OBC में जो अलग से वीकर सेक्शंस के लिए किया जाए, तो ये इस दिशा में सरकार सोच सकती है और सरकार के पास पूरा अवसर है। अगर जनभावनाएं इस तरह की हैं कि उनके जो आरक्षण के कोटे हैं 50%, 27% या 22%, उसमें जो है गरीबों के लिए अलग से कोई 10% कर दिया जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमको लगता है कि अब ये गुंजाइश बहस की समाप्त हो गई है। सरकार की मंशा पे आज के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने पूरी तरह से मोहर लगा दी। एक और जस्टिस पारदीवाला साहब ने कहा है कि आरक्षण अनंत
काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में बदल जाता है। इसको किस तरीके से रेखांकित करेंगे पांडे जी? देखिए, ये वास्तव में ये परमानेंट चीज तो है नहीं। आरक्षण तो केवल ये इसीलिए रखा गया संविधान में, ये तो पहले आ भी तो नहीं रहा, ये व्यवस्था आप भी जानते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लास का तो कोई आरक्षण था भी नहीं, वो तो मंडल कमीशन के बाद आया। केवल ST SC एट का आरक्षण संविधान के अंतर्गत शुरू से, संविधान जब बना तो उसमें 2 क्लास के रिजर्वेशन दिवाए। एक तो ये आया कि MLA MP लोगों को कोटा दिया गया उनको, लेकिन 10 साल के लिए। देखिए वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, जबकि उन संविधान मेकर ने सिर्फ 10 साल के लिए दिया। नौकरी के लिए दिया गया, नौकरी के लिए खैर वो कोई लिमिट नहीं था, 10 साल 15 साल, लेकिन दिया गया नौकरी। और अब वो नौकरी के लिए जो दिया गया, अब ये भी बढ़ता जा रहा है, नौकरी वाला तो मान ही बढ़ा। और उसके बाद नया एक आया मंडल के बाद एक OBC का, अब उसके बाद ये आ गया एक कोटा, ये EWS का। तो अब कोटे में कोटा, अब आप मार होगे कितना कोटा, अब 100 मन में आपको करना है तो 100 का आप 200 अंक तो बढ़ा नहीं सकते, वो तो कोई सरकार तो बढ़ा नहीं सकती, कि हमारे तो प्रकृति भी नहीं बढ़ा सकती 100 तो 100। अब कैसे बांटेंगे? जितनी मांग करेंगे तो गवर्नमेंट तो वोट के लिए कुछ बढ़ा देगी, किसी घटाएगी, तो सोसाइटी में एक बैलेंस खत्म हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। तो इससे बेहतर है कि हमें और भी तरीके हैं, अब हमें बेहतर अब आप देख रहे हैं इंटरनेट का क्रांति रिवोल्यूशन है, अब ये नए नए ढंग के रिवोल्यूशन हो रहे हैं, नए ढंग का जॉब क्रिएट हो रहे हैं। अब तो आप घर बैठे, आप बिना स्कूल गए हुए आप बहुत विद्वान बन सकते हैं। तो अब इस पर रीथिंक करना चाहिए, वो फैसिलिटी जो नई सुविधाएं हैं वो गरीब से गरीब लोगों तक आप पहुंचाइए, उनको आप अपग्रेड करिए, गाँव तक आप लोगों को सुविधा पहुंचाइए, वहाँ एजुकेशन सिस्टम बेहतर करिए, वहाँ इंटरनेट वाईफाई तमाम सुविधाएं पहुंचाइए। तो देखिए ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इसको खत्म करना चाहिए, सोसाइटी को होमोजीनियस सोसाइटी बनाना है, सब लोग भारतीय नागरिक हैं। अटल जी, जो लोग इस याचिका को लेकर गए थे, क्या लगता है कि वो याचिका जो सोच के गए थे उसके उलट निर्णय आया है? उनको लगता था कि ये आरक्षण रुक जाएगा या मूल ढांचे के विपरीत है, जो बहस का पूरा नजरिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई सरकार के हिस्से में। तो क्या ये लॉन्ग टाइम इस याचिकाओं को ले जाने वालों को लगता है कि लॉन्ग टाइम के लिए एक दिक्कत होगी भविष्य में ऐसे लोगों के लिए? नहीं, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मुझको लगता है कि याचिकाकर्ताओं का राइट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन आ गया कि जो इसमें कोई जो आपको एक कंफ्यूजन है कि मूल ढांचे में किसी तरह से परिवर्तन किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, तो ऐसा नहीं है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट से मतलब रखा है। तो याचिकाकर्ताओं को जो कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया है। और जो जन भावनाएं थी, क्योंकि जो पार्लियामेंट रूल्स बनाती है, अमेंडमेंट करती है या कुछ करती है, तो जन भावना ही कही जाएगी, तो उस जन भावनाओं पर मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। पंडित जी, जो बात करें कि जन भावनाओं पर मोहर लगाई है, लोकसभा से राज्यसभा से पारित होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में आकर के चीजें अटकती हैं। अब इस निर्णय के बाद जो भविष्य की आप चीजें देख पा रहे हो कि भविष्य में कैसा होगा, क्योंकि ये जो वर्डिक्ट आए जिसकी बात अभी अटल जी कह रहे थे कि जस्टिस फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, तो अब इसके बाद क्या लगता है कि ये जो बनाया ढांचा है, जो उसमें कुछ चेंजेज आएंगे और जमीन पर लागू होंगे? नहीं, लागू तो हो चुका है, लागू इस हिसाब से रिजर्वेशन मिल रहे हैं। ये जब आ गया उसके बाद ये जो संविधान का जो 103 अमेंडमेंट हुआ ना, इससे ये इनेबलिंग क्लॉज है। देखिए इसका मतलब ये है कि संविधान में व्यवस्था कर दी गई, इसके आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकारें अपने राज्यों में आरक्षण दें EWS का। तो केंद्र सरकार ने तो बहुत पहले लागू कर दिया। आप मेडिकल कॉलेज में देखा होगा आपने कि बहुत नीट वीट में लागू हो गया है, और नौकरियों में लागू हुआ है, IAS में भी लागू हो गया है। और ये बहुत स्टेट ने, वो राज्यों पर है अपने राज्य में लागू करें या न करें। कुछ राज्यों ने नहीं लागू किया, कुछ राज्यों ने, साउथ के कुछ राज्यों ने, तमिलनाडु ने तो विरोध भी किया था, डीएमके ने विरोध किया, RJD ने किया, कम्युनिस्टों ने विरोध भी किया, अपने यहाँ लागू नहीं किया। तो राज्यों पर निर्भर है कि लागू करेंगे नहीं। तो देखिए लागू तो करना ही पड़ेगा, खास करके शेड्यूल कास्ट को क्या नुकसान है, उनके अपने कोटे में तो कमी हो नहीं रही है। जिनको उनका 22-23% का कोटा है ST STS का, उनका मिलेगा ही। OBC का 27% कोटा है, उसमें उनको मिलेगा ही। इसमें अगर नुकसान हो सकता है तो सवर्णों का जो जनरल कोटा था उनको अब घट के 40% होगा। तो विरोध तो सवर्ण करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि सवर्ण विरोध करेंगे। सवर्ण विरोध अपने सोचते हैं भाई हमारे में
उनको अगर विरोध करते हैं तो हम तो मुक्तापूर्ण ही काम करेंगे, क्योंकि अपने ही बीच में से अपने तो धनी हो गए हैं, गरीब लोगों देश को विदेश आगे में घूम बढ़ना के चाहिए। सब अपना हैसियत बना लिया। अगर उनके और में से ये कोई- उन लोगों को भी करना चाहिए जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। हाँ। उन लोगों को भी जो नीचे रह अब गए हैं, नहीं उनके विरोध लोग करें, उनको गरीबों भी को आगे। अब कुछ रह गए हैं, गरीबी में नहीं पढ़ पाए, किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी के माँ बाप नहीं रहे, तमाम तो बहुत सारी चुनौतियां परिस्थितियां हैं। तमाम। तो सवर्णों को विरोध नहीं करना चाहिए, करना है तो वही कर सकते हैं, और कोई क्यों करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये 15-16 जिसकी बात आप कर रहे हो, अनुच्छेद 15-16, ये है क्या अटल जी? मूल 15-16 की बात करें, हमारा दर्शक जान ले कि 15 और 16 में क्या आता है और क्या अमेंडमेंट इसमें किया गया है। देखिए, जो मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप कास्ट के, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कि सभी नागरिकों को समान ढंग से देखेंगे। और 16 कहता है रोजगार के बराबर अवसर दिए जाएंगे। तो इसी को ठीक ढंग से रखने के लिए 15(6) और 16(6) किया गया कि ये जो प्रोविजंस हैं ये बाधक नहीं है इकोनॉमिक ढंग से अगर आरक्षण सवर्णों में दिया जाता है, ये एक किया गया है। तो यही दोनों जो है आर्टिकल्स यही कहते हैं। ये 6 में यही संशोधन जी, किया गया, जी, यही संशोधन किया गया। अगर पांडे जी चलते चलते एक सवाल आपसे ले लें कि ये सारी जो चीजें देख रहे हो, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात आप कर रहे थे, दलितों में और पिछड़ों में भी, जो आरक्षण वर्ग लेकर निकल आया उसके अलावा रह गए हैं। क्या उनके लिए भविष्य में कोई संभावनाएं आप देखते हो कि उनको भी इसी तरह आने का अवसर मिलेगा? उन नहीं, गरीब मिलना लोगों चाहिए। देखिए, ओबीसी में तो है, ओबीसी में है, ओबीसी में ऑलरेडी मोस्ट कई प्रदेशों में मोस्ट पिछड़ा बैकवर्ड, दलित मोस्ट, के- हाँ, वो 27% में मोस्ट बैकवर्ड का उन्होंने दे रखा है। लेकिन अब शेड्यूल कास्ट में ऐसा कोई नहीं है कि मोस्ट बैकवर्ड का, मोस्ट कास्ट में कैसे कर सकते हाँ, हैं? कास्ट। वो तो कास्ट है। लेकिन उसमें देखिए एक बात है, शेड्यूल कास्ट में भी ये जो इनकम का लिमिटेशन लगाना चाहिए। और ये अभी तो लॉ बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ही इसके विरोध में रहते हैं। सारे लोग मानते हैं आप 1/3 MP हैं, अब 500 में तो करीब 70-80 MP हैं, खड़े हो जाएंगे लोग कि साहब ये तो आप नहीं छू नहीं सकते। अब वो अपने ही गरीबों की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अब इसलिए दूसरा कोई इसलिए नहीं बोलता है कि भाई हमसे क्या मतलब, आप अपने लोग को नहीं करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट के लोग जो काफी आगे बढ़ चुके हैं, आपको पेट्रोल पंप मिला, तमाम स्कीम में मिली, सरकारी व्यवस्थाओं में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों को खुद अवेंडन करना चाहिए और ये कहना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि छोड़िए छोड़िए, तो मोदी जी कहना चाहिए शेड्यूल कास्ट के अमीर लोगों को छोड़ो, कुछ आप लोग गरीबों को जाने दो, तो अच्छा ही हो जाएगा, शायद कुछ लोग छोड़ दें। हर काम सरकार के भरोसे है, लोग अपनी निजता से कुछ नहीं करना चाहते। निजी मापदंड आदमी के कोई नहीं है, जो पांडे जी कह रहे हैं कि हर काम सरकार करे। लेकिन ये जो भी निर्णय है इसको सराहा जाए, क्योंकि सरकार ने इसको पारित किया और कानून बनाया है। तो सरकार जो भी करती जन अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं के बीच करती है, तो शायद इसकी जरूरत थी, तभी सरकार ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। तो आने वाला वक्त उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो सवर्णों में भी कमजोर हैं, गरीब हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, नौकरियों तक जा नहीं पाते हैं, उनके लिए निर्णय बहुत प्रभावी और लाभकारी होगा। पांडे जी आपका और प्रशांत जी आपका, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।